और नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं आयुष्मान भारत की इख्तितामी तकरीब में, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। हर परिवार तक कैसे लागू हो, इसको लेकर देश के कुछ राज्यों ने जो अपने अनुभव साझा किए हैं, उन पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। यह हम सभी का दायित्व है कि हर गरीब के लिए, हर देशवासी के लिए मुश्किल समय में अस्पताल के दरवाजे खुले रहने चाहिए, बेहतर इलाज उपलब्ध होना चाहिए। भाई और बहनों, आयुष्मान भारत न्यू इंडिया के क्रांतिकारी कदमों में से एक है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये देश के सामान्य मानवी के, गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये भारत के रूप में 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में गरीब को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के प्रयास पहले भी हुए हैं। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सीमित स्तर पर हर संभव कोशिश की है। राज्यों की तमाम सद्भावनाओं के बावजूद ना तो गरीबों को वो लाभ मिल पा रहा था और ना ही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कोई सुधार हो पा रहा था। लेकिन आयुष्मान भारत ने सिद्ध कर दिया कि जब भारत की सामूहिक ताकत अगर कहीं पर भी लग जाती है तो उसका लाभ और शक्ति बहुत व्यापक हो जाती है, विराट हो जाती है। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है, और जो पहले असंभव था। यही कारण है कि बीते एक वर्ष में करीब 50,000 लाभार्थियों ने अपने राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में इस योजना का लाभ लिया, यानी अच्छी अस्पताल में जाना उसने उचित माना। भाई और बहनों, देश का कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए अपने घर, अपने जिले, अपने राज्य से दूर नहीं जाना चाहता। नाज़रीन, ये थे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो कि आयुष्मान भारत की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर इन्होंने इस स्कीम के हुसूलियाबियों, इस स्कीम के फवाइद से वहां मौजूद तमाम लोगों को वाकिफ करवाया। इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना के जिला भद्राद्री कोत्तगुडम में एक जालिम शख्स ने अपनी शेरख्वार बच्ची का कत्ल कर दिया। दूसरी मरतबा भी लड़की की पैदाइश पर बाप ने अपनी ही नौजायदा बच्ची को कंक्रीट के बने पानी के टैंक में डुबोकर हलाक कर दिया। रेगंडा से ताल्लुक रखने वाली अखिला और रामागंडम के सूर्य तेजा ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी। शादी के बाद खातून ने एक बेटी को जन्म दिया। एक माह कबल उसे दूसरी बेटी पैदा हुई। तब से उसका शौहर काफी नाराज था, घर नहीं आ रहा था। लेकिन कल जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी 1 माह की बच्ची को पानी के टैंक में डालकर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। हालांकि गांव वालों ने तेजा को पकड़ लिया और उसको दरख्त से बांध दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुलजिम को अपनी तहवील में लिया, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, ये कहना है तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का। आलमी यौम बुजुर्गान के मौके पर मुनक़्क़दा तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला ने शिरकत की। यहाँ उन्होंने कहा कि हुकूमत बुजुर्गों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद है। हुकूमत की जानिब से बुजुर्ग शहरियों को हर महीने पेंशन दी जाती है। साथ ही कई दीगर सहूलतें भी बुजुर्ग शहरियों को तेलंगाना में हासिल है। दुनिया में कोई है तो हमारे बड़े हमारे साथ हैं, उनके बगैर कभी भी कोई चीज़ इंसान कामयाब नहीं हो सकता। आज जो दिन यकीनन मना रहे हैं, मुझे बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम हमारे बुजुर्गों की जब तक खिदमत नहीं करेंगे वो इंसान दुनिया में बदनसीब इंसान है। जो पेरेंट्स की अगर उनकी औलाद उनकी खिदमत करती है तो वही दुनिया में सुरखरू होते हैं। अगर जो अपने माँ बाप को इज्जत नहीं देते, अपने बड़े बुजुर्गों को इज्जत नहीं देते, वो इंसान दुनिया में भी कामयाब नहीं होता। वो जाने के बाद भी ऊपर जाने के बाद भी वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। चाहिए आप बताइए
यकीनन हम अपने आप को बदनसीब समझेंगे कि आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे, कि आपकी खिदमत नहीं करेंगे। ये हुकूमत का फर्ज बनता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हम ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, उनकी जो तकलीफ है दूर करें, चाहे किसी तरीके से हो। हम ज़रूर ये कोशिश करते रहेंगे कि हमारे बुजुर्गों को हम अच्छा देखें, खुशहाल देखें, उनकी ज़िंदगी में उनके कोई दुख और रंज ना हो। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत समाजी इंसाफ को अव्वलीन तरजीह दे रही है। हुकूमत की जानिब से बुजुर्ग शहरियों के लिए हर महीने 2116 रुपये पेंशन दी जाती है, जो कि मुल्क की दूसरी रियासतों में अपनी मिसाल आप है। उन्होंने बुजुर्ग शहरियों के मुतालबात पर गौर खौस करने की भी यहाँ यकीन दहानी कराई। ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో వృద్ధుల కోసం మరి డబ్బును ఖర్చు పెడుతున్నటువంటి ప్రభుత్వం కూడా ఏది లేదని సందర్భంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. బస్ ఫేర్స్ లో మీరు మరి రాయితీ ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పిండ్రు, అది కూడా పరిశీలిద్దాం. అదేవిధంగా చాలామంది మెడికల్ ఎయిడ్లో కూడా మాకు ఒక కొంత రాయితీ ఇస్తే బాగుంటుందని కూడా కోరడం జరుగుతూ ఉంది. వీటన్నిటిని కూడా మరి మనం మాట్లాడిన తర్వాత ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తప్పకుండా మరి సానుకూలంగా పరిశీలించి పరిష్కారం చేసేటువంటి ప్రయత్నం. तेलंगाना की कुंभ मेला कही जाने वाली मेडारम यात्रा की तैयारियों पर रियासत की चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने बीआरके भवन में जायजा इजलास मुनक्किद किया। 5 फरवरी 2020 से मेडारम यात्रा की शुरुआत होनी है। ये यात्रा 8 फरवरी तक जारी रहेगी। जिला नलगुंडा के हुजूरनगर असेंबली हलके में ज़िमनी इंतखाबात काफ़ी दिलचस्प हो गए हैं। टीआरएस और कांग्रेस के बीच असल मुकाबला है, ताहम तेलुगु देशम ने आखिरी वक्त में अपना उम्मीदवार ठहराया। सीपीएम, कबाइल और बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार ठहराए। एक मोहम्मद खातून ने हुकूमत के खिलाफ बतौर एहतजाज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। ये खातून अपने खानदान के लिए इंसाफ की मांग को लेकर इंतखाबी मैदान में कूद पड़ी। ऐसा करके 85 बरस की लक्ष्मी नरसिम्हा ने पूरी रियासत की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। अपने अफराद खाना की 100 एकड़ जमीन के पट्टे पासबुक न मिलने से ये बुजुर्ग खातून नाराज है। बारहा दरख्वास्तों के बावजूद इस खानदान की अपीलों को सरकारी इंतजामिया ने नजरअंदाज किया। अब बुजुर्ग खातून उम्मीदवार का कहना है कि अगर हुकूमत ने अभी कोई मुनासिब कदम नहीं उठाया तो वो अपना पर्चा वापस नहीं लेंगी। एक दही इलाके के लोगों ने भी जमीनों के पट्टे देने की मांग करते हुए अपने उम्मीदवार यहां खड़े किए। और वहीं तेलंगाना में ज़िमनी इंतखाबात के पर्चा नामजदगियों के अदखाल के साथ ही तशहीरी मुहिम तेज हो गई। कांग्रेस ने हुजूरनगर हल्का असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए सरगर्मियां तेज कर दी। तेलंगाना कांग्रेस के सदर और दीगर लीडरों ने हुजूरनगर में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस रैली में AICC सेक्रेटरी सलीम अहमद, उत्तम कुमार रेड्डी, जानन रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और कांग्रेस उम्मीदवार पद्मावती ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को जिताना है। आखिरी एक शेयर करके मेरी बात खत्म करता हूँ। चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं को रुख बदलना आ गया। चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं को रुख बदलना आ गया। अब कितनी आग बरसाएगा सूरज, हमें शोलों पे चलना आ गया, हमें शोलों पे चलना आ गया। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ को एक संदेश दीजिए, मैसेज दीजिए सारे हिंदुस्तान को कि कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार जो अच्छे जो एमएलए रहे पद्मावती रेड्डी को ज्यादा से ज्यादा वोट जिता के असेंबली भेजे ताकि हुजूरनगर की इज्जत बरकरार रखे। 700 మంది టీఆర్ఎస్ వచ్చినట, మంత్రులు, కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు. మీరు ఎంతమంది వచ్చినా పద్మావతి గారి గెలుపు ఖాయమని చెప్పిన మనం చేస్తాం. 30,000 మెజారిటీతో గెలవకుంటే ఏ శిక్షకైనా సిద్ధం. టీఆర్ఎస్ లో ఉన్న సైద్ రెడ్డి గారి గురించి చెప్పగా తప్పుకోలేం. వారు వస్తే ఇక్కడ తప్పకుండా గత 8 నెలల నుంచి సాగే రౌడీయిజం వస్తుందని మీ అందరికీ తెలుసు.
और वहीं हुजूरनगर इलेक्शन में कांग्रेस कामयाबी हासिल करने की लगातार कोशिश में है। कांग्रेस लीडरों ने इस सिलसिले में तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम से भी मुलाकात की और ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार पद्मावती की हिमायत करने की अपील की। कांग्रेस लीडर विश्वेश्वर रेड्डी और नारायण रेड्डी ने टीजेएस के लीडरों से इस सिलसिले में मुलाकात की। పాలనను అనగదొక్కి ఎవరిని ఎనుకుంటా ఓ కుటుంబ పాలనకు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీదైనా అదే పోరాటము, టీజేఎస్దైనా అదే పోరాటము. అదే కాక టీజేఎస్కు ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారికి ఓ నైతిక బలం ఉంది. ఎందుకంటే వారు ఎప్పుడు కూడా అదే దారిలో పోయినరు. తెలంగాణ ఉద్యమం ముందు ఏ దారిలో పోయినరో ఇప్పుడు కూడా అదే దారిలో పోయినరు. అందుకే ఎంతోమంది యువకులు తెలంగాణ వారి మీద చాలా గౌరవం ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా నల్గొండ జిల్లాలో ఎంతోమంది ఇతర పార్టీలున్నా కూడా వారు ఏ పార్టీలున్నా కూడా ఎంతోమంది రాజకీయంగా ఏ పార్టీలున్నా కూడా వారి మాట వినేటోళ్ళు. అందుకే విజ్ఞప్తి మేమేం చేసినామంటే మీరు ఒకసారి ఓపెన్గా వచ్చి మాకు సపోర్ట్ ఇవ్వాలని. ఇంకో విజ్ఞప్తి ఏంటంటే టీజేఎస్ కేవలము హుజూర్ నగరే కాక పక్క చుట్టుపక్కల నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, కోదాడ్ ఇక్కడున్న జేఏసీలు, టీజేఎస్ వీళ్ళు కూడా మద్దతిస్తే భారీ మెజార్టీతో తప్పక గెలుస్తామనుకుంటున్నాం. तेलंगाना के वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने नारायण खेड़ का दौरा किया। उन्होंने 50 डबल बेडरूम मकानात मुस्तहक अफराद में तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क में माशी सुसरवी के बावजूद तेलंगाना की फलाही स्कीमात में कोई कमी नहीं आई है। కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లో ఇండ్లు శాంక్షన్ అవుతుండే, శాంక్షన్ కాయిదాల మీద ఉంటుండే, బిల్లులు మాత్రం లీడర్ల జేబుల్లోకి పోతుండే. భూమి మీద ఇండ్లు కనబడపోవు. ఇప్పుడు వచ్చి చూడమని ఎవరన్నా కాంగ్రెస్ వాళ్ళను. ఈ ఇండ్లు చూస్తే హైదరాబాద్ లో గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఉన్నట్టున్నది. ఈ ఇండ్లు ఏమైనా తక్కువ ఉన్నది. కొంపల్లికాడ్నో, పటాన్ చెరువులనో, రామచంద్రాపూర్లనో, కొల్లూరుల గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉండేటువంటి ఇండ్లు ఎట్లున్నాయో బల్కం చెల్క తండాలోని 50 డబుల్ బెడ్రూమ్లు కూడా అట్లే ఉన్నాయి. అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఇండ్లు. ఒక్కొక్క ఇల్లు చూస్తుంటే చాలా సంతోషం అనిపించింది. అమెరికాలోనో లేకపోతే హైదరాబాద్ లో లేటెస్ట్ కడుతున్నారు, ఓపెన్ కిచెన్లు పెట్టి కడుతున్నారు. మన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు కూడా ఓపెన్ కిచెన్లతోనే అద్భుతంగా కట్టుకున్నారు చక్కగా. మరి మా అక్క చెల్లెలు నిజంగా అదృష్టవంతులు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మేము ఇన్నిండ్లు కట్టినాము, అన్నిండ్లు కట్టినాము అందరు. ఎన్నిద్దరు పైసలు? 70,000. 70,000 రూపాయలు ఇస్తే బేస్మెంట్ కూడా చాలా పోతుండే. బేస్మెంట్ కట్టే వరకే 70,000 అయిపో, అందులో 20,000 లంచమే పోతుండే. కానీ ఈరోజు పేదవాళ్ళకు ఒక్కొక్కరికి 5,04,000 రూపాయలతోని మన ముఖ్యమంత్రి గారు అద్భుతంగా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టించారు. तेलंगाना के पंचायत राज वजीर ई दयाकर राव ने अपने महकमे के मुलाजमीन के लिए हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया और इस मौके पर कई प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स ने यहां मरीजों की जांच की। फ्री हेल्थ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది యశోద హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు టెన్షన్ ఉంటుంది. ఈ రోడ్ ఏమైంది, ఈ గ్రామంలో మంచిలు వస్తలేవు. ప్రతి కుటుంబంలో కూడా ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా టెన్షన్ తోటి, అంటే ప్రజలకు నీళ్ళు అందియాలి, రోడ్ సౌకర్యం కలియాలి, ఏ ఇబ్బంది రాకుండా చేయాలి, ఎక్కడ మాట పోతుందో అనేది ప్రతి ఎంప్లాయీ కూడా టెన్షన్ పడతాడు. అందుకని వాళ్ళందరినీ హెల్త్, బీపీ కానీ, షుగర్ కానీ, లేడీస్కి సంబంధించినవి కానీ, వివిధ సంబంధించిన రోగాలతోటి ఇబ్బంది పడే వాళ్ళందరూ కూడా మొత్తం కూడా పూర్తిగా టెస్టులు. निजामाबाद से खबर है जहां की नवीपेट मंडल में पुलिस ने खवातीन चोरों के ग्रुप का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 10 खवातीन को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया और इनके कब्जे से 2,80,000 से ज्यादा चोरी का माल जब्त किया। बताया जाता है कि खवातीन अवाम की तवज्जो हटाकर ये चोरी किया करती थी। हर नौजवान में कुछ न कुछ कर दिखाने का जज्बा जरूर होता है। हादसे में माजूर हो जाने के बाद अक्सर अफराद टूट जाते हैं, जहनी तौर पर बिखर जाते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश के शहर नंदयाल से ताल्लुक रखने वाले शेख अर्श के हौसले की उड़ान ने उन्हें हिमालय तक की सैर करवा दी है। इस बासलाहियत नौजवान को दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने के लिए अब
हुकूमत की तवज्जो भी दरकार है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। नंदियाल का नौजवान हौसले का पहाड़, हिमालय के भगीरथा 2 पर की चढ़ाई, माजूरी नहीं बनी कमजोरी, 18,000 फीट ऊंचाई पर की चढ़ाई, तैराकी में किंग, तीर अंदाजी में हीरो, बॉडी बिल्डिंग में किसी से नहीं है कम, साइकिलिंग पावर लिफ्टिंग में भी दिखाया दम, ताइक्वांडो में ग्रीन बेल्ट। अरशद को हुकूमत की तवज्जो दरकार। जिला करनूल के शहर नंदियाल से ताल्लुक रखने वाले 20 साला नौजवान शेख अरशद ने आंध्र प्रदेश का नाम मुल्क और बैरून ममालिक में रोशन किया। अरशद को बचपन से ही खेलकूद का शौक रहा है। 7वीं क्लास में ही वो ताइक्वांडो में ग्रीन बेल्ट थे। 2004 में हादसे के बाद इनका एक पैर काट दिया गया। एक पैर से महरूम होने के बावजूद अरशद ने खेल की दुनिया को नहीं छोड़ा और बदस्तूर कई खेलों में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। कक्षा जब पढ़ रहा था तो क्या ऑटो एक्सीडेंट के अंदर इसका पैर क्या है काटना पड़ा, तो उसमें इसका पैर काट दिए। तो काट देने से पहले ये क्या है ताइक्वांडो प्लेयर था, ग्रीन बेल्ट। अरशद ने बॉडी बिल्डिंग, व्हीलचेयर साइकिलिंग, स्विमिंग, पावर लिफ्टिंग में भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मेडल हासिल किए। उन्होंने NSG मैराथन में भी हिस्सा लिया। आर्चरी में विजयवाड़ा चिरपुरी ओरगा आर्चरी में 4 साल था, उसमें 7 नेशनल खेला हूँ। उसके बाद मैं फिर आ गया इधर, फिर बॉडी बिल्डिंग में किया हूँ। 15 स्टेट खेल चुका हूँ, हर स्टेट में मेडल ले चुका हूँ। उसके बाद मैं व्हीलचेयर फेंसिंग खेला हूँ 2017 में बिलासपुर में, उसमें सिल्वर मेडल आया है। उसके बाद मैं स्विमिंग करना, एक पैर से साइकिल करना पूरा पापा ने मेरे को सिखाए थे। मेरे को हैंड साइकिलिंग में सिलेक्शन किया है, उसमें रिसेंट से मैं एशियन चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान में खेल चुका हूँ, उसमें 4था प्लेस आया है। इतने सारे खेलों में शानदार मुजाहरे के बावजूद अरशद खामोश नहीं रहे। हिमालयाई अजाइम रखने वाले अरशद ने हिमालय पहाड़ की 18,000 फीट पर चढ़ाई की। वो अपना सफर मुकम्मल करना चाहते थे, लेकिन मौसम ने इसकी इजाजत नहीं दी। कैंप लगा था, उसमें मेरे को सिलेक्शन किया है भागीरथी 2 क्लाइम करने के लिए। 21,365 फीट था वो। हम लोग 18,000 फीट तक गए थे। 2 सिविल थे हम, एक आर्यवर्धन और एक मैं था। दोनों का घुटने के ऊपर पैर गया था। उधर पूरा स्नो ये हो गया था, इसीलिए हम लोग 18,000 फीट तक गए। अरशद के बुलंद हौसलों की हर किसी ने सताइश की। हिमालय के मिशन से लौटने के बाद इनका आबाई मकाम पर शानदार इस्तकबाल किया गया। हमारे को दिल को बहुत खुशी है कि हमारे को फख्र है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा वतन, हमारे इंडिया के आदमी इतना शाबाशगिरी काम करने का बहुत खुशी है। हौसला और बढ़ने के लिए अल्लाह भी इनको तौफीक दे बोल के हमें चाहते हैं। खेलकूद के साथ साथ अरशद ने बेटे होने का फर्ज नहीं भूला। माशी तंगी में वालिद का हाथ बटाया। मुलाजमत करके जिंदगी की गाड़ी चलाने में घर वालों की मदद की और साथ ही साथ अपने तालीमी सफर को भी जारी रखा। अरशद खेलकूद में रियासत और मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन करना चाहते हैं और इन्हें हुकूमत की मदद दरकार है। घर के अंदर दिक्कत हो रही थी क्या जीने के लिए भी, तो इसलिए वो लड़का क्या है बॉडी बिल्डिंग छोड़ दिया। छोड़ के क्या है हॉस्पिटल के अंदर कहीं भी काम किया, वो पैसे लाखों देता था। तो लड़की का क्या है डिग्री भी पूरा हो गया है, तो इसलिए हम जो सरकार से हमें यही मन्नत करते हैं कि मानती करते हैं कि क्या है उसे कुछ नौकरी वगैरह मिल जाए। तो क्या है ये नौकरी करता हुआ स्पोर्ट्स कोटा के अंदर रहते हुआ अगर से नौकरी मिल गई तो नौकरी करता हुआ और हमारे देश को क्या है और हमारे स्टेट को भी क्या है बहुत बड़ा नाम लाएगा। हुकूमत भी इनके लिए तरक्की के लिए और इनको इंकरेजमेंट करने के लिए कुछ जॉब ऐसे देके, क्योंकि हम स्पोर्ट्समैन को सबको दे रहे हैं, सब भी ये कर रहे हैं।
अरशद ने अपने सफर को जारी रखा है। दुश्वार कुन हालात के बावजूद अरशद थके नहीं, रुके नहीं और ना आगे कभी रुकना चाहते हैं। अब वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सर करने का आज़म रखते हैं। कर रहे हैं अगले साल की, इसमें भी हम लोग 1-2 पीक चढ़ेंगे, 2 पीक चढ़ेंगे। उसके बाद एवरेस्ट को हमको लेके जाएगा। इधर फाउंडेशन ने ट्रेनिंग दे रहा है, घर में पूरा सपोर्ट दे रहा है और रिश्तेदार जो हमारे दोस्त है, जो पहचाना थे, वो लोग सब लोग मेरे को एंकरेज करके कर रहा है। शेख अरशद नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। अल्लामा इकबाल ने शायद ऐसे ही नौजवानों के लिए ये शेर कहा, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।